अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 का आज हमारा विषय 5 है। यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। लगभग 700 सालों का हम इसमें इतिहास पढ़ेंगे कि जो विदेशी यात्री हैं उनका उस टाइम के समाज के बारे में क्या नज़रिया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्री के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा जोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो हैं, इन्होंने विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी यात्रा करी है और उसका उन्होंने पूरा ब्यौरा अपनी किताब में लिख छोड़ा है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ाते हैं, और इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियस 17वीं शताब्दी में। बच्चों, हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे इस अध्याय में। एक तो है अल बिरूनी, ठीक है, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आए हैं। कहां से आए हैं बच्चों? उज्बेकिस्तान से। अल बिरूनी। इब्न बतूता है, ये मोरक्को से आए हैं 14वीं शताब्दी में। मोरक्को बच्चों जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके नॉर्थ में एक देश है मोरक्को। मोरक्को, लीबिया, फिर मिस्र है, और मिस्र से होते हुए ये सऊदी अरब में मक्का मदीना, जो मुसलमानों की धार्मिक यात्रा उसे हज बोलते हैं, उसे करने के बाद में इराक, ईरान होते हुए ये फिर इंडिया आते हैं। और इंडिया से भी ये फिर बाद में साउथ इंडिया जाते हैं, फिर मालाबार तट से जाते हैं, फिर मालदीव जाते हैं। मालदीव से अगेन फिर ये इंडिया आते हैं। इंडिया से फिर ये मालाबार द्वीप पर जाते हैं, फिर मालदीव जाते हैं, देन फिर इंडिया, फिर वेस्ट बंगाल जाते हैं, और वहां से फिर ये श्रीलंका भी जाते हैं, और श्रीलंका से फिर ये तुम्हारा सुमात्रा होते हुए ये चीन पहुंचते हैं, और चीन से फिर ये अपना बताया जाता है कि रशिया तक ये गए हैं, और वहां से फिर अपना देश वापस लगभग 30-32 साल की उम्र में वापस लौट जाते हैं। बहुत ही ऊंचे खानदान से हैं, पढ़ाई लिखाई का इनका माहौल होता है। ये लगभग 22 साल की उम्र में अपना देश छोड़ देते हैं, और 30 बच्चे की
ये यात्रा जो है वो उस टाइम ये करते हैं पैदल। चोर लुटेरों का भी डर होता है, कई बार जो है जख्मी होते हैं, लेकिन अपनी यात्रा खत्म नहीं करते। पूरा जो है एशिया घूमने के बाद में दोबारा 30-32 साल बाद जो है वहां पहुंचते हैं और अपना जो है आंखों देखा जो भी मतलब इन्होंने जो है समाज की चीजें देखी हैं, वो सब जो है वहाँ के राजा जो लोकल में होते हैं वहाँ के, वो सब इनका ब्यौरा जो है अपने उसमें जो है दर्ज करवाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, फ्रांसीसी यात्री जो हैं फ्रांसवा बर्नियर, ये भी 17वीं शताब्दी में आए हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा जो है हिंदुस्तान का जो है समाज का वर्णन किया है। ठीक है। तो कुछ यात्री जैसे नारियल है, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीजों को जो है असामान्य माना है। समझ रहे बच्चों। एक सेकंड बच्चों। अल ब्रूनी के उद्देश्य। अल ब्रूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है, उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। अल ब्रूनी की कीर्ति का अंश पढ़िए तथा चर्चा कीजिए कि क्या यह कीर्ति इन उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है बच्चों। तो पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यह भी भिन्नता है कि यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अल बिरूनी तथा किताबुल हिंद। तो अल बिरूनी के बारे में बच्चों पढ़ते हैं, ख्वारिज्म से पंजाब तक। ख्वारिज्म जो है बच्चे जैसे हमारे यहाँ सल्तनत काल है, ऐसे ही जो है ख्वारिज्म का जो है साम्राज्य है उज्बेकिस्तान में। ठीक है बच्चों। अलग अलग जो है वर्ल्ड के हिस्सों में अलग अलग जो है सल्तनत है। तो मध्य एशिया में जो है उज्बेकिस्तान में जो है ख्वारिज्म एक शहर है, तो उसी के नाम पर जो है ख्वारिज्म एक सल्तनत है वहां पे। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल ब्रूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया। कब आया बच्चों? 1017 में ख्वारिज्म पर जो है आक्रमण होता है। तो सुल्तान महमूद जो है ये गजनी के सुल्तान है। ये जो है बहुत सारे विद्वान और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी ले जाते हैं गजनी में। तो उनमें से अल बिरूनी भी एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी।
उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर जो है ये आया है माप तंत्र, विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। ठीक है बच्चों, अब किताबुल हिंद के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें एक शब्द देखते हैं बच्चों, हिंदू। हिंदू किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपकी जो है एनसीईआरटी में है। ये हिंदू शब्द लगभग 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा से 500 या 600 साल पहले प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद, यानी कि यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। यानी कि जो ये शब्द है कोई धार्मिक पहचान नहीं, क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र की पहचान थी। लेकिन आज जो है हिंदू शब्द जो है एक धर्म की पहचान के रूप में इसका यूज आज हम करते हैं। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है, यानी कि बहुत बाद में हुआ है। अब बच्चों, जो अल बिरूनी है, इन्होंने किताब लिखी है हिंदुस्तान में, जब इन्होंने जो है यात्रा की हिंदुस्तान की, किताबुल हिंद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की कीर्ति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। कौन सी किताब बच्चों? ठीक है, ये बच्चों किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये लिखी गई है अरबी में। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी कि बच्चों इस किताब में जो है 80 अध्याय हैं, यानी कि 80 चैप्टर हैं बच्चों इसमें। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिनमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल बिरूनी का गणित की ओर झुकाव था। अल बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कीर्तियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरण से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कीर्तियां सभी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। यदि अल बिरूनी 21वीं शताब्दी में रहता तो वह भाषाएं जानने पर उसे विश्व के किन क्षेत्रों में आसानी से समझा जा सकता था। तो बच्चों, जो अल बिरूनी है ये जो है संस्कृत भी जानते हैं, ये जो है सीरियाई भी जानते हैं, अरेबिक भी जानते हैं, हिब्रू भाषा भी जानते हैं। तो काफ़ी भाषाओं के जो जानकार हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में जो है इन क्षेत्रों में आसानी से उनको समझा जाता। बच्चों, 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन में उनके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए बच्चों देख रहे हैं, इनके जो कपड़े हैं थोड़े आलीशान हैं और इनके जो अनुयायी हैं उनके कपड़े थोड़े से नॉर्मल हैं। इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री हैं बच्चों। तो इन्होंने किताब लिखी है रिहला, ये भी बच्चों अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा है इसकी? अरबी भाषा है।
इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। कहाँ पे बच्चों? तेंजियर में। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वत्ता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। मंगोल शासक के पास अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ा। मलाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा और अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से अन्य जहाजों से चीनी बंदरगाह। मगर बच्चों, यहाँ पर घोंसले से निकलता पक्षी, यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। अपने जन्म तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री या कारवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिक प्रभावी आवेग और इन प्रेषित पुण्य स्थलों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को ही दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी का मुगल चित्र है बच्चों ये। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को बच्चों। देखो, देख रहे बच्चों आप? वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वहां बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांतों से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियां, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया।
हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दियां। आपके मत में कुछ यात्रियों के हाथों में हथियार क्यों हैं? एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री अपने घर के लिए उसे जो है होम सिकनेस हो सकती थी और बीमार भी हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है। मुझे जुआर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आंसू को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। बच्चों, ऐसा भी होता है। देखो, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। अंदखोए, देख रहे बच्चों, त्रिमिद, बाख, कुंदूज, परवान, काबुल, गजना, कंधार। ये जो है ऊजा है। देन मुल्तान, मुल्तान से अजुहाद। देखो, इब्न बतूता जो हैं ये आते हैं तुम्हारे लाहरी, लाहरी से ये जाते हैं सिंध, सिंध से ये जाते हैं ऊजा और ऊजा से जाते हैं मुल्तान, मुल्तान से जाते हैं अजूदाहन, अजूदाहन से ये जाते हैं अबूहर, फिर सरस्वती जाते हैं, फिर हंसी और फिर देहली। देख रहे बच्चों, देहली। ये पूरा मैप है जो उस टाइम उन्होंने यात्रा की थी, उसी के है कि इंडिया में किस तरीके से वो एंट्री करते हैं। उनकी एंट्री जो है सिंध के क्षेत्र से मुल्तान होते हुए, हंसी होते हुए दिल्ली, इस रूट से होती है। यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप, चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानी को दर्ज किया जाए। ठीक है बच्चों, शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के स्रोत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवा जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आंख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनकी प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए था। असाधारण चीजों के बारे में बताया के संदर्भ में अभिरुचि जगी। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर।
1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्राएं वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ओटोमन साम्राज्य की यात्राएं करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी तथा इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने तो इन पूर्ववर्ती लेखों को पढ़ा भी था। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक समरकंदी। महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गए। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए, यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे, पर उनमें से अधिकांश ने भारत के अचंभों के देश के रूप में देखा। 28वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषयों में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्ट टेवरनियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। कौन है बच्चों? एक जो है इटली के चिकित्सक हैं मनुकी, देख रहे हो बच्चों। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार था। कई लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में, और फिर बाद में मुगल दरबार के एक अन्य आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। 17वीं शताब्दी के एक चित्र में बर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। ठीक है। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा तो उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वां को समर्पित किया। किसे समर्पित किया बच्चों? जो फ्रांस के शासक हैं लुई 14वां, उन्हें समर्पित करते हैं वो। और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पात्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे का आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक विकसित हुए। भारतीय पोशाक में तेवेनियर का चित्र। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की थी। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है, मैं भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर हल्के बैंतों से बना एक छोटा बिस्तर,
एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेज पोस्ट, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे छोटे झोले, जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे। यह झोला भी एक लंबे चौड़े सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य के कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। बनियर द्वारा दी गई सूची में कौन सी वस्तुएं जो आज आप यात्रा के साथ ले जाएंगे? बनियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच इसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था। भारत के विषय में विचारों का निर्माण और प्रसार, भारत के विषय में विचारों का सर्जन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की छवि के सर्जन से सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतिसमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोप के लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा। तथ्यों को अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया गया। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही लेते हैं। इस आय का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।